चलिए देखो, अब हमारा जो इलस्ट्रेशन 4 है उसमें देखो क्या बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंदर एंड विष्णु वर्किंग इन ए पार्टनरशिप रजिस्टर्ड ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि ये पहले एक पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, अब इन्होंने एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई है अंडर द नेम ऑफ फेलो ट्रेवलर्स लिमिटेड। ये इनकी कंपनी का नाम हो गया। कौन सी डेट को कंपनी क्रिएट की है? 31 मई 2021 को, टू टेक ओवर देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। कि जो पार्टनरशिप वाला बिजनेस है वो ये कंपनी टेक ओवर करके ले जाए। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपको उधर ग्रुप 2 में पार्टनरशिप में चीजें मिलेंगी प्रैक्टिकली। तो इट वॉज एग्रीड दैट दे वुड टेक ओवर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम January 1 2021 फॉर ए सम ऑफ ₹3 लाख। तो यहां पर पहले जितनी इंफॉर्मेशन अभी हमारे हाथ में आई है वो उसको जरा नोट कर लिया जाए कि हमें क्या बता रहे हैं कि आपको जो आपका बिजनेस है वो तो हमने 1 जनवरी 2021 को ही ले लिया था। ठीक है, कितने पैसे के लिए? परचेज कंसिडरेशन कितनी सेटल हुई थी? 3 लाख में हम आपका बिजनेस जो है, फर्म का बिजनेस, वो कंपनी में ले जाएंगे। लेकिन कंपनी जाकर, मतलब फेलो ट्रेवलर्स लिमिटेड जो हमारी कंपनी है वो कब जाकर क्रिएट हुई? हमारी 31 मई 2021 को ये कंपनी क्रिएट हुई। तो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो, जो लास्ट लाइन है, फेलो ट्रेवलर्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और वहां पर लिखा हुआ है 31 दिसंबर तक का डाटा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो बुक्स क्लोज होनी है वो 31 दिसंबर 2022 को बुक्स क्लोज हो जानी। तो अगर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टाइम देखा जाए तो देखो कितना सिंपल है। 5 मंथ्स इधर आ गए, 7 मंथ्स इधर आ गए, क्योंकि बुक्स कैलेंडर ईयर के हिसाब से जनवरी टू दिसंबर चलेंगे। टाइम रेशियो आ गई, टाइम रेशियो आ गई हमारी 5:7, वर्किंग नोट 1 बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हमने बिजनेस टेक ओवर किया था कि आपको 3 लाख रुपए देंगे। ठीक है, एंड दैट अंटिल द अमाउंट वाज डिस्चार्ज्ड दे वुड पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जब तक हम आपको वो 3 लाख की पेमेंट नहीं कर देते, हम आपको 6% पर एनम के हिसाब से, जो भी जितने मंथ्स भी बनेंगे, लेकिन इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से हम आपको साथ में पे करेंगे, वो 3 लाख के ऊपर। ठीक है, तो अमाउंट वाज पेड ऑन जून 30th। तो अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए, ये इस डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, लेकिन पेमेंट हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही साथ ही नहीं कर दी। पेमेंट कब जाकर हो रही है? थोड़ा और लेट। कब जाकर? 30 जून को। 30 जून 2021 को जाकर पेमेंट की गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 महीने तो प्री इनकॉर्पोरेशन में निकल गए, हमने पेमेंट नहीं की। 1 महीना उसके बाद और आ गया, मतलब 5 and 1, 6 महीने का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो अगर जरा लॉजिकली कैलकुलेट करें कि 3 लाख के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से ना, 6% पर एनम के हिसाब से, तो ये पूरे साल का आएगा पहले। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 3 लाख का 6%, ये आपका बन रहा है 18,000। लेकिन हमें कितने मंथ्स का चाहिए? 6 मंथ्स का ना, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपका कितना इंटरेस्ट बना? 9,000। ठीक है, हाफ हो गया ना बेसिकली। तो ये आपका तो ये आपका 9,000 इंटरेस्ट हो गया। तो आपको साथ में 9,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में सेम ऐसी कैलकुलेशन हुई हो, हम चेक कर सकते हैं कि क्या इंटरेस्ट जो वेंडर की कैपिटल का होता है वो 9,000 ही दिया हुआ है। तो आप जरा क्वेश्चन में चेक करो कि आपको इंटरेस्ट की कोई फिगर एक्सपेंसेस में मिल रही है। देखो जरा, चेक करो जरा इंटरेस्ट की फिगर कि क्या वो मिल रही है। देखो मिल रही है ना, कि इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू 30 जून 9,000। तो यहां पर देखो बाइफर्केशन भी अभी देख लेते हैं, हमें पूरा क्लियर है। 5 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन में जाना चाहिए, 1 मंथ बाद में। तो 9,000 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 6 महीने हैं तो 1,500 आ रहा है। तो 5 महीने का प्री इनकॉर्पोरेशन में,
तो 7500 का आपका प्री इनकॉर्पोरेशन में आना चाहिए, बाकी 1500 आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आना चाहिए। एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट को कैसे आगे चल के बाइफरकेट करेंगे, है ना, अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। अब थोड़ा सा एक इसी क्वेश्चन में जरा आगे देखें, उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि टू डिस्चार्ज दी परचेज कंसिडरेशन, हमने जो पीसी की पेमेंट करनी है 3 लाख, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, उन्होंने ये भी बताया है। कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स, के कंपनी जो है वो 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, मतलब ये उनका सोर्स है। हम 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। अब उस शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी, जो फेस वैल्यू होगी वो होगी 10 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, शेयर की फेस वैल्यू होगी 10 रुपीज के हिसाब से। पर हमने साथ में प्रीमियम भी लेना है, मतलब आपका इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा 1 रुपए का, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब कंपनी 11 रुपए पर शेयर इशू कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने और क्या किया, 7% डिबेंचर्स इशू किए, 7% डिबेंचर्स इशू किए, और उन डिबेंचर्स को फेस वैल्यू पर इशू किया गया 1,50,000। किसको दे दिए, टू वेंडर्स एट पार, मतलब फेस वैल्यू पर ही दे दिए। वेंडर्स कौन होते हैं, जहां से बिजनेस खरीदा, हमने उनको ये डिबेंचर्स भी इशू करके दिए, इशूड टू वेंडर्स एट पार, ठीक है। तो अब ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है। उसके अलावा क्या बता रहे हैं कि फेलो ट्रेवलर्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ये हमें डाटा दिया जा रहा है। अब देखो जो डेटा प्रोवाइडेड है उसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें उन्होंने एक परचेजेस इंक्लूडिंग इन्वेंट्री दिया, मींस परचेजेस भी है, इन्वेंट्री शायद ओपनिंग स्टॉक है। आगे देखते हैं, सेल्स ऑलरेडी बाइफरकेट करके दी हुई है कि जनवरी से लेकर मई तक, मींस 5 महीने की कितनी है प्री इनकॉर्पोरेशन वाली, पोस्ट वाली जून टू दिसंबर कितनी है, वो ऑलरेडी बाइफरकेटेड है। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 25,000 का, मींस ओपनिंग स्टॉक परचेज इकट्ठे दे दिए, सेल्स दे दी, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, आगे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, आगे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब अगर ध्यान से सोचो, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चंस किए, हमारे पास एक क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, हमने सारे एक्सपेंसेस ऐड बैक कर लिए, जीपी आ गया, उसको हमने सेल रेशियो में डिवाइड कर लिया। फिर हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ था, कभी वो सेल दे देते थे साथ में जीपी की परसेंटेज दे देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने जीपी नहीं दिया, तो जीपी हमें इस इंफॉर्मेशन से निकालना पड़ेगा। लेकिन इशू क्या है, सेल तो प्री पोस्ट की बाइफरकेट करके दी है, लेकिन परचेजेस इन्वेंट्री वगैरह तो हमें इकट्ठे दे दिए हैं। तो जीपी हमारे पास जो आएगा वो हमें पहले टोटल ही निकालना पड़ेगा, बाद में हम उसको सेल की रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, है ना। चलो करके दिखाता हूं, आओ। अब जीपी निकालने के लिए मैं अगर एक रफ मतलब वर्किंग नोट बनाऊं जीपी निकालने के लिए, तो जीपी हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास पहले सेल होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल सिंपल वे में लेना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। आप सोचो बहुत ही टेंशन में आ जाओ, ये क्या आ गया, आपको ऑलरेडी ये चीजें आती हैं। सेल्स लेनी पड़ेगी, यहां पर सेल पूरे साल की डिवाइड करके दी हुई है 60 एंड 120, ऐसा ही है ना। तो टोटल सेल कितनी हो गई हमारी, 1,80,000। कैसे कैसे बनी ये, 60,000 प्लस 1,20,000 को मैंने ऐड कर दिया, कि प्री पोस्ट की इकट्ठी कर दी, क्योंकि बाकी डाटा इकट्ठा है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक वो हमारे पास है 25,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परचेजेस, एंड साथ ही उन्होंने बोला था इन्वेंट्री भी उसके अंदर ही है, कितनी अमाउंट है, 1,40,000, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास देखो सेल आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस वगैरह आ गए, कोई और डायरेक्ट खर्चा तो नहीं है जो ट्रेडिंग में आना चाहिए। अगर हम एक्सपेंसेस की जो लिस्ट दी हुई है उसको पढ़ें, अब सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट पढ़ लेना। जो पहला एक्सपेंस है वो फ्रेट एंड कार्टेज है, जो हमारा डायरेक्ट बनता है, तो मैं यहां पर फ्रेट एंड कार्टेज को अगर यहां डाल दूं 5,000, तो हमारे पास इसके बाद और कोई एक्सपेंस नहीं है, चाहे आप पढ़ लेना, जो आपको डायरेक्ट मिले, जीपी आ जाएगा।
तो अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास जीपी कितना आता है। 60,000 जीपी आ रहा होगा आपका। जीपी आ गया सबका। तो ये आप रफ में एक नोट, वर्किंग नोट बना सकते हो कि आपने जीपी कैसे कैलकुलेट किया। डन। आप अगर स्टडी में देखोगे तो आई थिंक शायद ये नोट नहीं बना हुआ है कि जीपी कैसे आया, चलो वो बाद में देख लेते हैं बना है या नहीं बना है। तो पहले आपके पास जीपी आ गया। क्वेश्चन की शुरुआत नॉर्मली हम जीपी से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का वे तो वही है करने का, तो पहले फटाफट एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लें क्वेश्चन करने के लिए। इधर हमारे आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमारे पास ये टोटल वाली अमाउंट सबसे पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेसिस जो भी होता है बाइफर्केशन का वो आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्री एंड पोस्ट में जो अमाउंट डिवाइड होके आ जाती है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो बेसिक कॉलम के नाम है वो आ जाएंगे। तो पहले तो हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स, फिर हमारा टोटल अमाउंट, बेसिस जो भी हमारा अपोर्शनमेंट का रहेगा, ठीक है। प्री इनकॉर्पोरेशन की जो भी अमाउंट है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की जो भी अमाउंट रहेगी। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को ले लें पहले नंबर पर। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है अपना 60,000। तो बेसिस क्या रहनी चाहिए, सेल्स। तो इस क्वेश्चन में देखो एक वर्किंग नोट और बना दो। सेल कितनी ऑलरेडी 60 एंड 120 है। 60 एंड 120 मीन 60,000 1,20,000। तो रेशियो क्या बनेगी 1:2। तो सेल की रेशियो है हमारी 1:2 और टाइम की रेशियो क्या थी हमारी 5:7। ये दो रेशियो है ना, टाइम की 5:7, सेल की 1:2। तो जीपी हमारा सेल्स मीन 1:2, चाहे साथ में ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था लिख भी दिया करो क्या रेशियो होती है। तो उस हिसाब से 20,000 आपका प्री में और 40,000 आपका पोस्ट में चला गया जीपी, ठीक है। अब एक्सपेंसेस एक एक करके माइनस करें। सबसे पहले एक्सपेंस में क्या आ रहा है, देखो आपके पास फ्रेट कैरेज तो हमने ट्रेडिंग में डाल दिया था, सैलरीज एंड वेजेस कितनी है, सैलरीज एंड वेजेस 10,000। किस रेशो में जाने चाहिए, टाइम की रेशो में। अब यहां पर अगर आप ना स्टडी मटेरियल में देखोगे, क्योंकि टाइम रेशो में और क्या क्या देखो, जैसे इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन वो भी टाइम की रेशो में जा रही है, उन्होंने ना कंबाइन कर लिया है। तो ये आपकी चॉइस है, आपने सैलरी वेजेस को अलग से दिखाना है, डेप्रीसिएशन को अलग से दिखाना है तो वैसे कर लो, कोई इशू नहीं है। कंबाइन करना है, जैसे अगर मैं कंबाइन कर दूं, मान लो डेप्रीसिएशन कितनी है हमारी दी हुई है क्वेश्चन में 1,000, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके डिवाइड कर दूं तो ये 11,000 को, जाने तो दोनों टाइम रेशियो में ही है, तो जरा 11,000 को मैं टाइम रेशियो के हिसाब से करूं, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास 4,583 आ जाएगा प्री में और 6,417 आ जाएगा पोस्ट में। आपने 10,000 को अलग से दिखाना है, डेप्रिसिएशन को अलग से दिखाना है, तो आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंस सैलरी वेजेस हो गया, डेप्रीसिएशन आ गया, साथ ही हमने कर दिया। डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा कहां पर जाना चाहिए, पोस्ट में, क्योंकि कंपनी से रिलेट करता है। तो कितना डिबेंचर इंटरेस्ट है हमारे पास 5,250। डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा कितना है 5,250 है ना। तो डिबेंचर इंटरेस्ट यहां पर सबसे पहले तो ये देखा जाए, हमारी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए थे टू डिस्चार्ज दी परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने के लिए हमारी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए थे, ये तो हमें पता है, ठीक है। और उन्होंने इंटरेस्ट खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है 5,250। हमें खुद फिर कोई कैलकुलेशन देखने की जरूरत है नहीं, तो मैं 5,250 को पोस्ट में डाल देता हूं
यहाँ पर 5250। अभी मैं ऑर्डर में ही चल रहा हूँ, जैसे जैसे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। डेप्रीशिएशन हमने कंसिडर कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, कितना इंटरेस्ट है टोटल हमारा 9000। ये हमने पहले ही सीख लिया था, है ना, किस रेशो में जाएगा पहले। हाँ, एक्चुअल जो हमारी रेशो होती है कि हमारा 7500 प्री में जाना था और 1500 पोस्ट में, याद है ना, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था ऊपर ही कैलकुलेशन में। उसके बाद सेलिंग कमीशन, अब सेलिंग कमीशन की अगर बात की जाए, अब देखो अगर सेलिंग कमीशन की बात की जाए तो सेलिंग कमीशन सेल से रिलेटेड होती है और सेल रेशो हमारे पास क्या है, 1:2। सेलिंग कमीशन है कितनी है पहले ये देख लो। सेलिंग कमीशन हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 9000, ये सेल्स रेशो में जाएगी। तो सेल्स रेशो के हिसाब से ये आपकी आ गई 3000 और 6000। ठीक है। डायरेक्टर्स फीस, सारी पोस्ट में जाएगी, कितनी है डायरेक्टर फीस, 600। तो आपने पोस्ट वालों को भी इकट्ठा करना है तो आपकी चॉइस है। आई थिंक स्टडी मटेरियल में उन्होंने इकट्ठा कर दिया था। तो ये आपका सारा का सारा पोस्ट में जाएगा 600। ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे पोस्ट में जाने हैं। कितनी अमाउंट है, 900 की। और लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्सेस, एंटायरली रिलेटेड विद कंपनी, उन्होंने खुद ही बता दिया है। अमाउंट है 6000, सारे पोस्ट में चले जाएंगे 6000। तो एक बार जरा निकाल लें कि क्या हमारे पास बाइफरकेट होकर प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। थोड़ा सा मैं जूम इसका कम करता हूं ताकि एक ही पेज पर हमें ये इंफॉर्मेशन नजर आ जाए। 20,000 -4583 -7500 -3000। तो ये आपके पास 4917 आ रहा है प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट। और पोस्ट का कितना आएगा, 40,000 -6417 -5250। आप एक बार अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, आप भी कैलकुलेशंस सारी किया करो। 13,333। ठीक है, ये हमारा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड का प्रॉफिट आ गया। तो इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने बोला क्या क्या था। एक तो आप स्टेटमेंट बनाओ, है ना, जो आपको अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर हेडिंग जरूर देनी है कौन सी कंपनी की कौन से टाइम की स्टेटमेंट बना रहे हो, वरना मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला था आल्सो शो हाउ दीज फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कि ये फिगर्स कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे आएंगी। अब बैलेंस शीट के लिए तो पूरी इंफॉर्मेशन ही दी है ना। तो एक डाटा जितना प्रोवाइडेड है उतने के हिसाब से जितनी की बैलेंस शीट बन सकती है उतनी बना लेते हैं, लेकिन जैसे एक्सट्रैक्ट, लेकिन पूरी बैलेंस शीट नहीं बन सकती क्योंकि हमारे पास कोई एसेट्स वगैरह की तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना। चलो जितनी बन सकती है हम उतनी बैलेंस शीट बनाते हैं इस क्वेश्चन में। तो कंपनी है हमारे पास, शेड्यूल 3 एप्लीकेबल रहेगा। इन डेप्थ शेड्यूल 3 अगर वैसे तो +2 में हम ऑलरेडी करते हैं, लेकिन आपका जो चैप्टर ये 4 है ना, जिसमें हमने पूरी प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना है, उसमें आपका पूरा काम ही ये होना है। अगर आपको भूल गए हैं कि क्या शेड्यूल नंबर होते थे या कैसे कैसे हमारा मतलब जो है नोट्स बनते हैं, उसके उसके लिए आपके पास चैप्टर 4 में पूरी डिटेल है। यहां पर हमारे पास हम एक बार बना लेते हैं कि हमारी कंपनी का नाम है फेलो ट्रेवलर्स लिमिटेड। ये एक्सट्रैक्ट बन पाएगा हमारे पास, मैंने आपको बोला था ना कि ये एक्सट्रैक्ट हो पाएगा, पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बन सकती। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट
एज एट 31 दिसंबर 2021, क्योंकि दिसंबर है ना, साल हमारा दिसंबर कैलेंडर ईयर के हिसाब से तो 2021 ही रहेगा। 31 मार्च होता तो वो 2022 हो जाता। ठीक है, अब हमारे पास जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उस हिसाब से अगर फॉर्मेट नहीं याद है, ज़्यादा थोड़ा भूल चुके हो तो टेंशन ना लेना, ये आपका पूरा प्रॉपरली फुल फ्लेज चैप्टर आएगा। ठीक है, चलो अब देखो एक तरफ पहले आ जाएंगे हमारे इधर पर्टिकुलर्स। ठीक है, नोट्स हम देते हैं, आपको याद होगा, इधर हमारी अमाउंट आ। सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें नंबर 1 पर क्या आ जाता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स। नंबर ए पर आ जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल। बी पर आ जाएगा हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल तो देखो क्वेश्चन में सिंपल ही थी, वैसे तो चलो हमारे पास नोट बना भी हुआ स्टडी मटेरियल में, हमने भी बना देना दोनों के लिए। पहले नंबर के लिए हमने पहला नोट देना है, तो दूसरे के लिए हमारे पास दूसरा नोट बन रहा है। तो शेयर कैपिटल तो वैसे भी सिंपल थी, 20,000 शेयर इशू किए थे, फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, तो उस हिसाब से देखा जाए 2 लाख रुपया वैल्यू बन रही है ना। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, तो पहले क्या करते हैं, साथ में हम अपना नोट ही बना लेते हैं जहां से हमें ये वैल्यू पता चल जाए दोनों की क्लियर होकर। तो अब अगर हम नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएं, जहां जहां पर जो जो भी नोट नंबर यहां डालेंगे वही हमने उधर कॉलम में डालना होता है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आ गया शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने शेयर थे हमारे? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप। कितनी अमाउंट आ गई हमारी? 2 लाख। ये हमारा नोट नंबर 1 आ गया, जो उधर हमारे पास कॉलम में आ गया। नंबर 2 पर रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस, आपको याद है ना कि हम जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, ओ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स आपको बोल रहा हूं। हाँ, जो प्री इनकॉर्पोरेशन हमारे प्रॉफिट्स हमने निकाल लिए प्रॉफिट्स बाइफरकेट करके। जैसे हमारा इस क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट आया था प्री इनकॉर्पोरेशन वाला, ये देखो 4917, ये आया था ना 4917। हम कहते हैं कि इनको रिजर्व में रखो, रिजर्व में रख लो, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का हमारा पॉइंट बन रहा है नोट। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हमारा इस क्वेश्चन में कितना है? 4917। ठीक है, शेयर हमने ₹1 प्रीमियम पर इशू किए थे, तो हमारा कितना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ जाना चाहिए? 20,000 शेयर्स थे, ₹1 के हिसाब से 20,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमने ऊपर जो
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला जो हमारा नॉर्मली कंपनी बनने के बाद का प्रॉफिट है वो हम यहां पर लिख दें। बस यही 3 चीजें हैं हमारे रिजर्व्स वगैरह के लिए। इनका टोटल लगा लेंगे 38250 आ जाएगा। ठीक है, टोटल। पहले नोट्स को ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या, देखो कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। एक हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में उन्होंने क्वेश्चन में ही बताया था स्टार्टिंग में कि आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं 7% डिबेंचर्स। कितनी अमाउंट थी फेस वैल्यू पर, उन्होंने साफ ही बोला हुआ था कि 1,50,000 के आपने वेंडर्स को दिए हैं। उसके अलावा लास्ट एक हमारे पास टैक्स की प्रोविजन थी, तो एक नोट हमारे पास उसका दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये क्वेश्चन में कैलकुलेट किया कराया वैसे ही दिया हुआ है 6,000 रुपीज। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम बैलेंस शीट में फीड कर दें। हमारे पास जो जो भी इंफॉर्मेशन है, अब रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास आ गए हैं 38250। ठीक है, नंबर 2 शेयर होल्डर फंड्स के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें हमारे पास एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, क्या है, जो हमारे डिबेंचर्स हैं। कितनी अमाउंट थी, 1,50,000। इसके बाद क्या आ गया, करंट लायबिलिटीज में जो हमारे वो टैक्सेस पड़े हुए देने वाले, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, वो हमारा फोर्थ कैलकुलेशन होगी कि हमने टैक्सेस लिए। बाकी तो देखो अब ये एक्सट्रैक्ट है, हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है बैलेंस शीट में डालने के लिए। समझ लग गया? तो आपने ये नोट कर लिया। तो आप इस क्वेश्चन में बस ये देखा कि हाँ एक एक्सट्रैक्ट भी बैलेंस शीट का उन्होंने पूछा है बनाने के लिए, जो हमने बना दिया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक फोर्थ इलस्ट्रेशन तक अपने सारे पॉइंट्स रिवाइज रखना। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इन चारों क्वेश्चंस में अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं, आपने मेरे साथ एक बार कर लिया, मुझे नहीं लगता कि आपको इन चारों के चारों क्वेश्चंस में, पहले 3 क्वेश्चंस की बात करूं तो उनमें कुछ दोबारा सीखने वाला है। आपको आ गए हैं, बात खत्म है ना। फोर्थ क्वेश्चन में जस्ट ये एक एक्सट्रैक्ट है, उसका फॉर्मेट मैंने आपको खुद बोल दिया है कि क्या नेक्चर होते हैं, कैसे फॉर्मेट बनता है, वो चैप्टर 4 का मेन काम है। तो वहां पर फॉर्मेट आपका वहां पर आपके माइंड में फिट हो जाना है, जो मर्जी बैलेंस शीट बनाते रहना। ये तो बहुत छोटा सा एक्सट्रैक्ट था, तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ एक ये बैलेंस शीट वाला आपको पॉइंट नया मिला है। तो बाकी आपके लिए, अगर आपको लगेगा कि इलस्ट्रेशन 1 में मेरे को ये पॉइंट दोबारा, मैं जब भी मैंने रिवीजन करनी है, मैंने टेस्ट देना है, तो सिर्फ ये पॉइंट मैंने दोबारा देखना है, बाकी मेरे को बस पता लग गया, कॉमन सेंस की बात है। दूसरे क्वेश्चन में मेरा ये पॉइंट है जो मेरे को दोबारा देखना चाहिए, बाकी मेरे को कोई पॉइंट्स दोबारा देखने की जरूरत नहीं। सिर्फ वो पॉइंट्स अपने मार्क कर लेना कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पॉइंट देखना है। बाकी क्या बाइफर्केशन को क्या प्रैक्टिस करोगे बताओ? सेल रेशियो आ गई है, टाइम रेशियो आ गई है, अब क्या अमाउंट्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे? तो इसमें कुछ प्रैक्टिस करने वाला खास नहीं है, जहां होगा मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है, तो आप इतना एक बार गो थ्रू कर लेना, अपने हिसाब से जो पॉइंट लगेंगे वो मार्क कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलते हैं। चलिए।